हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं हमारे। एक पेपर लेंगे, हम उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि हम चेक करें कि हमने जितना सिलेबस अभी तक कर लिया है उस पे से कितना एक क्वेश्चन हमारा आ चुका है पेपर के अंदर। ये सिर्फ एक सिंगल पेपर है, उसके क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही लिए जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन रह जाता है इसके अंदर बाय चांस या बाय मिस्टेक, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। वेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड द रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। अब इसमें थोड़ा सा भी हमें ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये क्या आ गया, ये पी प्लस क्यू क्या है, ये पी माइनस क्यू क्या है। इसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू का रिजल्टेंट चेक करिए। आइए देखते हैं सर। अब पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू होता क्या है, पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, अगर एक वेक्टर है ये क्यू और एक वेक्टर है ये पी, राइट। अब P प्लस क्यू की बात करें और P माइनस क्यू की बात करें तो क्या होता है। P प्लस क्यू यहाँ पे वेक्टर के ऊपर लगा हुआ है, मतलब वेक्टर का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐड होंगे, नहीं। रिजल्टेंट, अब मान लो एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा। बट हमको ये क्यों निकालना है अभी, तो पहले हम देखते हैं ना। हमने सिर्फ P प्लस क्यू का रिजल्टेंट थोड़ी निकालना है, हमने तो क्या निकालना है, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू का रिजल्टेंट। तो पी प्लस क्यू कैसे निकालेंगे, वैसे आप देखना चाहो तो ये रहा पी प्लस क्यू। ठीक, पी प्लस क्यू का मतलब पी और क्यू का रिजल्टेंट। अब ये दो लाल वाले वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं आ रहा है। अच्छा, पी माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा। पी माइनस क्यू का मतलब हो गया पी तो यहीं रहेगा। मैं इसको ब्लू से दिखा रहा हूँ, पी तो यहीं रहेगा हमारे पास, लेकिन क्यू कहाँ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, साइन रिवर्स हो जाता है। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। बट हमको ऐसा करना ही क्यों है। हम पहले वेक्टर निकाल लेते हैं फिर रिजल्टेंट निकालते हैं। आओ चेक करते हैं कैसे। मैंने पहले एक वेक्टर बनाया p और दूसरा वेक्टर बनाया q। अब p प्लस q तो इनके बीच का रिजल्टेंट हो जाएगा। अब p माइनस q कैसे निकालेंगे, p तो यहीं लगाएंगे, माइनस q का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप देखो, अगर इन सब का रिजल्टेंट निकालूंगा, रिजल्टेंट ही तो निकालना है p प्लस क्यू का और p माइनस क्यू का, इन दोनों का रिजल्टेंट, चाहे वैसे भी देख लो चाहे वैसे भी देख लो। q से q तो गया, तो बचा क्या। अगर रिजल्टेंट देखते हैं तो ये दोनों तो इक्वल है, तो गया, बचा क्या, 2p। कितना बचा, 2p, क्योंकि एक p पहले एक p इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, 2p। अब एक बात बताओ, पहला वेक्टर अगर p यहाँ था, 2p भी यहाँ है, दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ है, यहाँ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल है, तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 0 हो गया। ध्यान से देख लो, मैंने पहले क्या किया। अगर आप ऐसे करते कि मान लो पहले p प्लस क्यू बना लेते, पहले क्या बना लेते, सपोज कर लो p और q, इसका रिजल्टेंट बना लेते यहाँ, और p माइनस क्यू का रिजल्टेंट बना लेते। भाई p यहाँ है हमारे पास इधर, वही थोड़ा सा मैं छोटा दिखा रहा हूँ बस, है नहीं छोटा लेकिन, और माइनस क्यू यहाँ है। इसका रिजल्टेंट कहाँ था, यहाँ था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर इसका कंपोनेंट कर देना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, फिर वही बात आ जाती। तो हमने पहले वेक्टर बना लिए और कुछ नहीं किया भाई। पहले मैंने सारे वेक्टर बना लिए, पहले p प्लस क्यू देखा, p इधर है प्लस q, इन दोनों का रिजल्टेंट देखा, ये p और q लेट कर लिए मैंने। अब दूसरा p कहाँ लेट करूंगा सर, यहीं करूंगा, क्योंकि वेक्टर तो वही है ना, p सेम। और q अब माइनस का हो गया, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इस पूरे का रिजल्टेंट देखोगे तो क्या आ रहा है, 2p आ रहा है। और 2p और p के बीच में एंगल कितना होगा, 2p भी ऊपर की तरफ है, p भी ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। इसी वजह से इसका एंगल आ गया 0। ठीक है, क्योंकि बिटवीन p पूछा था ना, बिटवीन p एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर। आप देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई आई इन द फॉलोइंग रिलेशन y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस kx। अब y अगर वो एक cos ओमेगा t माइनस kx है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ k का, कैसे निकालेंगे। पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से स्टार्ट कर दें। ये डायमेंशनल एनालिसिस में है। याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि डायमेंशनल एनालिसिस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन तो हमेशा आएगा। देखो आ गया, है ना। तो ध्यान रखना, डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा ही है, टॉपिक ही ऐसा है कि उसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कभी भी पूछ सकते हैं।
आओ, तो ये y तो डिस्प्लेसमेंट है ना, आप सबको पता ही है वैसे, ये है ना इक्वेशन वेव की भी ऐसे ही लिखते हैं हम जनरली। तो अब आप कुछ मत देखो, आपको जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है k का ना, तो k के बारे में ही देखते हैं। अब k यहाँ है हमारे पास, यहाँ है ना। तो आप देखो कोस के बाद जो भी आता है, कोस के बाद जो भी आता है वो क्या होता है सर, एंगल होता है। तो एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, इसका मतलब के एक्स भी कैसी यूनिट है, डायमेंशनलेस। अच्छा, ओमेगा टी भी तो डायमेंशनलेस होगी क्योंकि वो भी कोस के बाद आ रहा है, एंगल है। तो ओमेगा टी भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो दोनों ही डायमेंशनलेस है, दोनों की डायमेंशन क्या है, जीरो, मतलब सेम है, सब बोल दो आप, है ना, ओमेगा टी और के एक्स की। या आप के एक्स से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कुछ वो खास बात नहीं है, आप के एक्स और ओमेगा टी से भी निकाल दो, चाहे जैसा आपका मन करे वैसा निकाल दो। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा, अभी देखना। के की निकालनी है, एक्स क्या होगी सर, एक्स, आप के एक्स की मत भी लिखो, आप ऐसा समझो ना, के एक्स है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना। हाँ, अगर आप ओमेगा टी के इक्वल लिखोगे तो ओमेगा को भी 2 पाई बाई टी लिखोगे, टी से मल्टीप्लाई भी कर रहा है तो भी डायमेंशनलेस है। तो आप इसमें दागन गौर करो। अच्छा, तो k की डायमेंशन तो पता ही नहीं, x कहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास लेंथ होती है, x क्या होता है हमारे पास, लेंथ होती है, तो इसको लिख देते हैं L1, m0 l0 t0। तो देखो k की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l यहाँ पर 1 है, यहाँ पर k की जगह क्या आ जाएगा, m तो जीरो ही रहेगा, l तो l कितना हो जाएगा, -1, t की वैल्यू जीरो। अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट, m0 l-1 t0, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, डी, सी। सो अच्छे से देख लो, कुछ खास है नहीं इसमें करने लायक, आसान था। चलिए, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू, L-1, L-1 का मतलब यही हो गया ना, m0 l-1 t0, तो हमारा भी तो यही है। इन्होंने ओमेगा टी और के एक्स को इक्वेट करके लिख दिया, बात वही है। आप तो ध्यान रखो ना सीधा, कि भाई के की तो कोई यूनिट होती नहीं, के की तो कोई, के एक्स की, सॉरी, के एक्स की तो कोई यूनिट होती नहीं क्योंकि एंगल है, कोई यूनिट नहीं, सॉरी, कोई भी डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, एंगल है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, अब देखो कैसे यूनिफॉर्म मोशन है, सिंपल सी बात है सर, यहाँ तो बॉडी स्टेशनरी है डी ऑप्शन में, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए की बात, अगर हम डी ऑप्शन में बात करें तो बॉडी चल ही नहीं रही ना, मोशन ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, कैसी लाइन बनती है यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे पास, 1। चलिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ है ये, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा सा अजीबो गरीब सा लगेगा और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके अंदर, ध्यान से देखो। एंगुलर एम्पलीट्यूड दे रखा है एसएचएम का, हमने जो एसएचएम की बात की थी वो नॉर्मल तो करी थी, एंगुलर में भी देख लो सेम प्रोसीजर रहेगा, पर थोड़ा सा इसमें ना फर्क आ जाता है क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी हम ज्यादातर पढ़ते हैं ये वाला केस। ओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्पिन सिंपल पेंडुलम इज थीटा नॉट, एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना वो हाईएस्ट जाएगा एंगल, मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी मैक्सिमम निकालना है। आपको पता है अगर एक पेंडुलम है वो ऐसा कुछ है, ये रहा, ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक ऐसे जाएगा उधर कुछ, कितना एंगल, थीटा एंगल, तो थीटा नॉट एंगल, तो मैक्सिमम टेंशन जहां होगी उसकी, सपोज कर लो, है ना, नीचे क्या लग रहा होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, नीचे mg लग रहा होता है, ऊपर t लग रहा होता है, तो ऊपर क्या होगा सर, हाँ, अब ध्यान से देखना, ये सर्कल की फॉर्म में तो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना, इसमें आप क्या ये यूज कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, और आप यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन फोर्स लो, फोर्स से भी कर सकते हो, नेट फोर्स से भी। जैसे नेट फोर्स से कई लोग इसको ऐसे करते हैं कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, भाई ये कैसे जाना चाह रहा है, ये सर्कुलर मोशन में जाना चाह रहा है, मतलब ये सेंटर की तरफ हमेशा रहना चाह रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ सर्कल पाथ, सर्कुलर पाथ, थोड़ा सा पूरा तो नहीं कवर कर पा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। तो वैसा करना चाहो तो वैसा, वरना वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन आपको लगाना पड़ेगा, वर्क डन भी बहुत आसान है निकालना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आओ देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये थीटा नोट है, टेंशन है, इन्होंने देखो कैसे किया यहाँ पर, अगर आप ध्यान से अगर देखना चाहो तो, टेंशन की जो वैल्यू करी हुई है, मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, ध्यान से देखना,
जब ए टू बी ब्लोब जा रहा है इट फॉर वर्टिकल डिस्टेंस एच, जब ये ए टू बी जा रहा है, ए से, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, ए से जब ये बी जा रहा है तो ये कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एच, एच कर रहा है ना। और अगर आप चाहो तो ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, है ना। पर अभी आपको उसकी निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ये निकाल सकते हो, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। बट अब एक बात बताओ, जब ये नीचे जा रहा होगा, मतलब जब ये सर्कुलर में घूम रहा होगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, वो एम वी स्क्वेयर बाई आर की जगह यहाँ पर क्या होगा, लेंथ। अगर ये सर्कल कंप्लीट करता तो ये कुछ ऐसा जाता है, ये रेडियस किसके इक्वल होती है, लेंथ के इक्वल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था सर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लग रही है, टेंशन लग रही है। और टेंशन को अपोज कौन कर रहा है, एम जी कर रहा है। तो अगर ये टेंशन मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, जहाँ मैक्सिमम वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, वहाँ टेंशन मैक्सिमम सेंटर की तरफ लग रही है, उसको अपोज एम जी कर रहा है, उसको अपोज क्या कर रहा है, एम जी कर रहा है। तो इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई एल, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखा हुआ है ना, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ लग रही है तो ये नेट फोर्स की तरफ आएगा, इधर की लग रही है तो ये नेट फोर्स की तरफ आएगा। तो अब ध्यान से देखो, टेंशन तो निकालनी है हमको शायद, है ना। तो टेंशन को तो छेड़ना नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस एम जी उधर जाके एम जी हो जाएगा, प्लस एम वी स्क्वेयर बाई एल। एम जी को एम जी रहने दो, प्लस एम वी को क्या लिखें और एल को क्या लिखें, सोचो थोड़ा सा अच्छे से देखो। भाई v क्या होगा फाइनल, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच। जहां से वो शुरुआत हो रही है गिरने की, वहां से फ्री फॉल हो रहा है ऐसे समझ लो, मतलब फ्री फॉल इन द सेंस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ऐसा बोल दो, फोर्स की बात नहीं करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो जीरो, तो वी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाता है, टू जी एच बच्चों। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ये रह गया। तो अब देख लो ध्यान से, v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, इसका आंसर आ जाता है वेलोसिटी का। अब v अंडर रूट टू जी एच है, तो v स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, टू जी एच डिवाइडेड बाई एल, कोई दिक्कत। लेकिन अब अगेन ऐसा करने से मेरे को l की वैल्यू तो नहीं पता, क्या मुझे l पता है, ध्यान से देखो आप, अच्छे से देखो, क्या मुझे l पता है क्या, नहीं पता सर, l भी नहीं पता। कैसे करें फिर l को कैलकुलेट, भाई फिर अब l को कैसे कैलकुलेट करें, सोचो थोड़ा सा। h को भी नहीं पता, चलो l एक बारी के लिए मैं बोल दूं लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेकिन h तो फिर भी नहीं पता ना। तो पहले h को कन्वर्ट करते हैं, पहले भी तक मेरा आंसर क्या है, एम जी प्लस एम जी एच टू अपॉन एल, शायद यही है। अब h को कैसे निकाले, सिंपल सा है सर, h ये रहा, है ना। ये पूरा अगर ये देखा जाए तो ये पूरा कितना था, l, भाई ये ली तो लेंथ ही थी ना, यही लेंथ तो आगे गई है। अच्छा, अगर आपको एल इन द सेंस, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ तो इसको निकालते हैं पहले, ये पूरा लेंथ एल थी, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये बची हुई एल माइनस एच भी बोल सकते हो, लेकिन एक और तरीका भी है, अगर ये एल है, ये थीटा है, तो ये एल कोस थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कर लो या वेक्टर के कंपोनेंट से कर लो सेम। तो ये जो बची हुई लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये बड़ी एल, ये एल कोस थीटा, ये हो जाएगी एल माइनस एल कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आराम से, एच की वैल्यू एच, और ये बची हुई लेंथ ही तो क्या है, एच है, तो एच की वैल्यू कुछ नहीं है, एल इंटू वन माइनस कोस थीटा बोल दो, या एल माइनस एल कोस थीटा, इसका मतलब एल इंटू वन माइनस कोस थीटा। तो एम जी तो एम जी रहने दो, प्लस टू एम जी डिवाइडेड बाई एल, एच की जगह क्या लिख दिया, एल इंटू वन माइनस कोस थीटा। ऐसा ही है कुछ, देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप चाहें तो एल से एल काट सकते हैं, एम जी कॉमन भी ले सकते हैं, वन प्लस टू माइनस टू कोस थीटा, थ्री माइनस टू कोस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर है आप चीजों को कैसा कर रहे हैं। अब अगर आपने नहीं लेना, जैसे इन्होंने नहीं लिया तो मत लो भाई, तो मत, अच्छा इसने टू एम जी कॉमन ले लिया सीधा, तो आप वैसे भी कर सकते हो। क्या कॉमन ले लिया इसने, टू एम जी कॉमन ले लिया, आप ऐसा, चलो ऐसा करके दिखा देते हैं आप। तो एम जी तो ठीक है, यहाँ से टू एम जी ही कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कैसा करते हो, या ऐसे टू वन माइनस कोस थीटा लिख दो, आपके ऊपर है, जैसा आप करना चाहो। जैसे यहाँ पर है टी मैक्सिमम क्या था हमारे पास, एम जी प्लस में एम जी टू एम जी बाई एल लिख दिया, एच की जगह क्या लिख दिया, एल इंटू वन माइनस कोस थीटा।
कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एल से एल कट गया, ठीक है। अब ये कैसे लिखा सर, कोस थीटा क्यू, ये अप्रोक्सीमेशन है, आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन कई बार तक तो यहीं तक आंसर पूछ लेते हैं बस। ये कहाँ तक, 1 - अब अगर एंगल स्मॉल हो तो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास लग रही है, तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। उस केस में हम कोस थीटा को क्या लिख रहे हैं, 1 + θ² इस फॉर्म में, है ना। ये आपको लर्न नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ही लर्न कर सकते हो, मतलब इतना ही समझ सकते हो। बट फिर भी अगर कोई रहते तो इस कोस थीटा की वैल्यू हमने लिखी हुई है 1 + cos θ², ठीक है। तो 1 से 1 चला गया तो क्या रह गया, θ², mg × 1 + θ² इसका आंसर रह जाएगा, ये वाला। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्योंकि इसका कंसेप्ट आपने थोड़ा सा आई थिंक मिस करा हुआ है। हमने तो नहीं किया, शायद आपने सर से किया हो, तो सिंपल पेंडुलम का जो एंगुलर वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज पूछना इसके अंदर, ठीक है। तो एल कैसे लिया मैंने, सिंपल सी बात है, मैंने एनर्जी कंजर्व किया। आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैंने कितना वर्क डन किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स देख लेंगे यहाँ पर, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ से ये वाली हो जाएगी, या एच बोलोगे तो फिर वो एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी बात। तो आप ध्यान से देखना, जैसा भी आपको सही लगे। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ थोड़ा लग रहा है कि अभी पूरा क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे ऐसे 1 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। आप सर को बोल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दे, इन द सेंस 1 1 0 वाला, ठीक है। हम ऐसे ऐसे 2 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने इसमें एनर्जी के बारे में बात करी है, या हमने अभी तो हमने नेट फोर्स से निकाला है इसको। नेट फोर्स कैसे निकाला है सर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा था, और इसको अपोज कर रहा था mg, तो T - mg = mv² एल हमने यहाँ पर यूज किया है। आप अच्छे से देख लो, तो टेंशन कैसे आ गई, mg + mv²/l, और वहां पे फिर कोस थीटा की वैल्यू हमने यूज की है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अभी बोल रहा हूँ 110 वाला नहीं हुआ तो प्लीज पूछ लेना। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रूव सॉरी मूव अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन, म्यू की वैल्यू है 0.1, जी की वैल्यू है 9.8, रफ प्लेन है, एक रफ प्लेन है, इसके ऊपर मूव करना है, अगर फोर्स बतानी है आपको कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्या भी लग रही है, फ्रिक्शन भी लग रही है। अब क्योंकि रफ है तो फ्रिक्शन इतनी है, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप खुद बताओ। नेट फोर्स है तो बस फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दो पहले तो। फ्रिक्शन का कम से कम कितनी फोर्स चाहिए इसको कि ये सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा मूव कर दे, जितना उसका फ्रिक्शन है, कम से कम तो उतनी ही फोर्स चाहिए ना। तो फ्रिक्शन निकाल लो। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू है 0.1, एन क्या है, एन यहाँ पर एन ऊपर लगेगा नीचे लगेगा एम जी, तो एन किसके इक्वल है भाई, एम जी के इक्वल, तो म्यू 0.1 हो गया, एम जी है हमारे पास, मास हो गया 1, और यह है 9.8, तो ये हो जाएगा 98। पक्का, अच्छे से देख लो। नहीं सर, क्यों सर, 0.1 है, डिवाइड बाई 98 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 9.8 है, यानी 98/10 हो गया, और यहाँ पर 0.1 यानी 1/10 हो गया, तो 98/100 यानी 0.98 न्यूटन आंसर आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए म्यू इंटू एन से, देख लो आपको 0.1, क्योंकि लगभग इसको इतनी फोर्स रोक रही है, तो लगभग लगभग इतनी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रखा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव आना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या आना चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव। फिर भी कोई भी इशू हो तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि जस्ट मूव होता है तभी हमारा फ्रिक्शन और फोर्स के इक्वल है, वरना इसके ऑप्शन ऐसे देने चाहिए थे इसको 0.98 से बड़ा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को तो ओवरकम करना ही है। अगर 0.98 हो गई तो वो जस्ट मूव करवा, इज दैट क्लियर। चलिए फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अ बुलेट ऑफ मास m एंड द वेलोसिटी b is fired into a large block of mass c, the final velocity of the system, the final velocity of the system कैसे निकालोगे, पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो। यस, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी ऐसे बुलेट वाले वाला क्वेश्चन आ जाए,
तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपने किसको यूज करना है सर, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि इंटरनली कुछ नहीं है ऐसा। तो अब वो लार्ज ब्लॉक में तो चला गया, अब ब्लॉक और पूरे बुलेट को क्या मान लो, सिस्टम मान लो, और अब मोमेंटम कंजर्व कर दो, बुलेट और ब्लॉक दोनों को सिस्टम मान लो, बुलेट को भी और ब्लॉक को भी। अब आप क्या कर लो सर, अब मोमेंटम कंजर्व कर दो, और मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है सर, हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। u क्या है, गन का इनिशियल वेलोसिटी, u2 क्या है, ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ठीक, इनिशियली ब्लॉक तो रेस्ट पे है, ये ब्लॉक के बारे में है, ये बुलेट का है। इनिशियली ब्लॉक तो रेस्ट पे रहते हैं तो खत्म, और फाइनली दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब उसकी बुलेट उसके अंदर चली जाएगी ब्लॉक ब्लॉक के, तो वो दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v दोनों के लिए सेम है, तो मैं v को बाहर लेके अंदर लिख सकता हूँ m1 प्लस m2। अब ये तो शुरू में रेस्ट थी ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक बोल की बुलेट किससे चल रही थी, वेलोसिटी b से, तो m1 इंटू बी लिख दो यहाँ पे। बुलेट किससे चल रही थी, बी से चल रही थी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने m1 इंटू बी। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बुलेट का मास कितना है भाई a, तो m1 की जगह लिख दो a, b तो था इज इक्वल टू, बुलेट का मास फिर से क्या है a, लेकिन वेलोसिटी क्या है बुलेट की b, b वेलोसिटी है, और ब्लॉक का मास क्या है c, तो m2 की जगह लिख दो c इंटू v। अच्छे से देख लो, अब पूछा गया फाइनल वेलोसिटी यानी v निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी तो इधर ही है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा a प्लस सी, ए बी तो इधर ही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा a प्लस सी। तो मुझे तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन में दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है सर, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। अच्छे से देखो, पॉज करो वीडियो को और चेक भी कर लेते हैं पहले इसको, ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। अच्छे से देख लो, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम के। अगर आपने ये लगा दिया तो आपका काम खत्म है, आपने और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपने इनिशियल मोमेंटम किसको इक्वल कर दिया, फाइनल के। आई थिंक आप रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, आइए। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये वो वाला डिस्पर्जन, ये एक्चुअली मैथ में आप ज्यादा करते हैं, हमारा तो न्यूमेरिकल मेथड में थोड़ा सा यूज होगा इसका, बट इसका आंसर आपको दिमाग में रहना चाहिए, मीन डेविएशन है वो डिस्पर्जन का ज्यादा अच्छा माप है ना, मीन डेविएशन। ये आपको मैथ में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा वैसे, बट आप न्यूमेरिकल मेथड में थोड़ा सा कर भी लेते हैं, ग्राफ टाइप जब करते हैं। तो डिस्पर्जन किसका अच्छा है, मीन डेविएशन किसका अच्छा मार्कर है, मिस डिस्पर्जन को हम कैसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज है इनमें से, चारों में से, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, या ऑल ऑफ द अबव, किसके थ्रू मेजर, मतलब डिस्पर्जन का मेजर हो सकता है अच्छे से, मीन डेविएशन से उसका हमें अच्छे से पता लग सकता है, इट इज अ गुड मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, y is equal to mgl divided by pi r square formula would give y if mg is double। अब ये पहले फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, ये टॉपिक तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। y क्या है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस। अब अगर यंग्स मॉडुलस है y, तो सर क्या कह रहा है वो, अगर y अगर mg को हमने डबल कर दिया तो बताओ क्या हो जाएगा y। अब यहाँ पर दिख रहा है तो डबल हो गया, तो 2 टाइम्स नहीं सर, y कहाँ से आया था, यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस कहाँ से आया था सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पर सर जब एक कांस्टेंट आता था, वो कांस्टेंट ही तो क्या होता था, यंग्स मॉडुलस होता था, कभी बल्क मॉडुलस होता था, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बात, शियर्स मॉडुलस होता था। तो सर ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना सर, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन सेम मटेरियल के लिए सेम होगा, स्ट्रेस स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा उस टाइम पर। हाँ, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा सर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नहीं चेंज आएगा सर, y का y, अगर ऑप्शन आता सिर्फ y तो y ही आ जाता, क्योंकि ये सर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ध्यान से देख, अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन मूव
फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं आगे। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, इफ द प्रेशर एट, ये क्वेश्चन अभी फ्लूइड में इतना हमारे पास सिलेबस में था नहीं, बट हाँ ये पूछ रखा है तो आइए, ये फ्लूइड अभी हमारी खत्म हुई भी नहीं। द प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3 एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन बट ये वैसे मैंने आपको आइडिया दे रखा था, आपको याद होगा जब हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए एक क्वेश्चन कर रहे थे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था इस चीज का। बट आओ देखते हैं आप में से कितनों को याद होगा। पहले तो 10 सेकंड के लिए आप खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन, 10 सेकंड का गैप लो और खुद पोज करो और फिर ट्राई करके फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इफ प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3, एक लेक है सर, इसके यहाँ तक मैंने ऐसे बना दिया ले, अब ऐसा मत करना सर ये लेक ऐसे कहाँ से हो जाएगा, सपोज कर लो ना पानी है वैसे यार, है ना, ऐसा समझ लो, मैं ऐसा इतना सब लगा दूंगा, बीकर मत समझना, लेक ही समझना आप लोग, ठीक। तो सपोज करो ऐसे पानी है, अब ये लेक मान लो इसको, कोई बात नहीं है, नहीं सर मुझे भी पता है। इसकी आधी हाइट पर, अगर इसकी हाइट पूरी एच है मान लो, तो इसकी आधी हाइट कितनी हो जाएगी, h/2। इसकी आधी हाइट पर जो प्रेशर है वो क्या है, 2/3, इसको बोल देते हैं एक बार इसका प्रेशर P1, और एट द बॉटम ऑफ द लेक 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, तो इसके बॉटम पे, लेक के बिल्कुल बॉटम पे जो प्रेशर है इसको क्या बोल दो, P2 बोल दो। तो वो कह रहे हैं इसकी जो आधी हाइट पे जो प्रेशर है यानी P1, वो 2/3 है किसके, P2 पे। देख लो अच्छे से, इफ द प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द लेक बॉटम पे, बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। अब कैसे पता लगे सर डेप्थ कितनी है, सिंपल सी बात है सर, ऊपर जो प्रेशर है देखो वो कितना ज्यादा होगा, अगर मैं पहले अब इसको देख लो अच्छे से, दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था वो हाइड्रोलिक में जब पानी के अंदर हम कुछ डुबोते थे, याद करो, तो हम मानते थे कि प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ जाता है, प्रेशर डेप्थ के साथ हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो अगर प्रेशर डेप्थ के साथ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जितनी डेप्थ बढ़ रही है उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर तो क्या है सर, एटमॉस्फेयर है सीधा, तो यहाँ पर प्रेशर है P0, तो इसको क्या बोल दूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 की वैल्यू अगर मैं निकालने लगा P1 की, तो कैसे निकालूंगा, P1 क्या है सर, कितना ज्यादा है सर, जितना नीचे जाऊंगा और उसमें में कितना बढ़ता जाता है, ρgh, मैंने आपको बताया था जितनी हाइट हम नीचे चले जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता जाता है, और कितने अमाउंट से बढ़ता है, ρgh। तो P1 पे देखो, P1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, P0 से ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा सर, P0 से कितना ज्यादा होगा, ρgh कितनी है सर, यहाँ पर हाइट की जगह आ जाएगा h/2। अच्छा, P2 की बात करते हैं, P2 की बात करते हैं, P2 की बात कैसे करोगे सर, P0 तो उस पे भी है, प्लस ρg, h/2 की जगह देखो, P2 तो पूरी हाइट नीचे है, तो h की जगह h ही आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है P1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ P2। तो P1 की बात करते हैं, P1 क्या है, P0 प्लस ρgh/2, 2/3 तो ठीक है, P2 क्या है, P0 प्लस ρgh, ठीक है, अच्छे से देख लो, और यहाँ पर P0 भी है ना, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, फिर भी कुछ भी आपको आंसर में दिक्कत आती है तो आप ट्राई कर देखो, सब कुछ वही है। P0 प्लस ρgh/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ρgh/2, यानी ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी वही इक्वेशन इसके अंदर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है सर, P0 प्लस ρgh/2 इज इक्वल टू 2/3 ρgh प्लस P0। फिर भी इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो और सोल्व भी कर देते हैं, हम अपने हाथ से ही कर लेते हैं, आइए। P0 प्लस ρgh/2 इज इक्वल टू 2/3 है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 इधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2P0 प्लस 2 इंटू ρgh, फर्दर सोल्व करते हैं इसको, 3P0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3/2 ρgh इज इक्वल टू 2P0 प्लस 2 ρgh।
तो ये 3 पी नोट है, ये 2 पी नोट है, दोनों आपस में माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा सर, 1 पी नोट। सिंपल पी नोट भी लिख सकते हो। और 2 ρ GH माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 ρ GH। ठीक है, तो पी नोट इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ρ GH कॉमन ले लो, 2 - 3/2 कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1/2 ρ GH। अच्छे से देख लो। अब यानी h हमने तो हाइट निकालनी थी, हाइट कैसे निकालोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पी नोट डिवाइडेड बाई ρg, ये इसका आंसर है। अब वैल्यू पुट कर दो। पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा आराम से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, याद रखना, 1 × 10⁵ या सिंपल 10⁵ भी लिख सकते हो। तो पी नोट की जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 × 10⁵ तो 2 तो है ही, तो 2 × 1 × 10⁵ डिवाइडेड बाय रो हमें गिवन है शायद। वाटर की बात है, लेक में वाटर होता है, तो वाटर क्या होगा, उसकी डेंसिटी हमारे पास 1000 kg/m3। और साथ में जी की वैल्यू 10 ले लो, आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लो, ये नीचे क्या बन रहा है, 10⁴, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁵ में से 10⁴ चली गई तो 10, 2 × 10 हो जाएगा 20, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर भी 20 मीटर। देख सकते हो, कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। अच्छे से इसको पॉज करके पहले देखो, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब सबसे पहले लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सीधी सी बात है, दिमाग में रहना चाहिए, सर ने कराया भी होगा। लेंजेस लॉ जो है वो कॉन्सिक्वेंस सॉरी किसका होता है, एनर्जी का। एनर्जी कंजर्वेशन ही लेंजेस लॉ का दूसरा नाम है। लेंजेस लॉ में वो साइन कहाँ से आया था, लेंजेस लॉ में आपको याद दिला देता हूँ, सर ने बताया होगा, इज इक्वल टू -d∅/dt। ये जो माइनस साइन है कि ईएमएफ जो है वो फ्लक्स के चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है ना, तो ये जो माइनस साइन फेरेडे लॉ में पढ़ते थे, तो ये माइनस साइन किसकी वजह से आता था, लेंजेस लॉ। अगर ये माइनस साइन है तभी आपकी एनर्जी कंजर्वेशन वाला रूल एप्लीकेबल था। अगर सपोज कर लो इस लॉ में नेगेटिव साइन ही नहीं है सर, तो आपका वो वॉयलेट कर जाता है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन कभी भी वैलिड ही नहीं रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं रहेगा अगर ये माइनस साइन ना हो तो। सोचना, इसमें डीप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लेकिन माइनस साइन ना हो तो क्यों एनर्जी कंजर्वेशन ब्रेक हो जाता है। तो होता है, ऐसा भी होता है ना, अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है, ऐसा लगता है जब नेगेटिव साइन ना हो तो, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो। इज दैट क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन करना सर को, विल डिस्कस इसका एक एग्जांपल। आइए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, हमने इन द सेंस दूसरे फॉर्म में करा रखा है हमने, डिस्क की फॉर्म में, तो ज्यादा तो फर्क है नहीं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड cylinder of mass m and the radius r about line parallel to the axis of the cylinder। एक सिलेंडर है, उसकी पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे ही लाइन कर रही है, ठीक है। उसका बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक के अबाउट आपको पता है, दूसरे के अबाउट लग दो, थ्योरम लगा दो अपनी, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ना ये वाली, ये दो एक्सिस कैसी बन रही है, एक ये वाली एक्सिस, ओके, ये वाली एक्सिस। भाई इसने बोला सिलेंडर के एक सरफेस पे एक्सिस है, जो सिलेंडर की एक्सिस कौन सी होगी, पहली बात तो ये, इसके पैरेलल एक एक्सिस खींच दो, इन दोनों एक्सिस की जो हमें इस जो दूसरी एक्सिस खींची है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमें बीच वाली एक्सिस के अबाउट पता है ना कितना होता है सर, आपको पता है सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, डिस्क की तरह, तो mr²/2, है ना। सॉलिड सिलेंडर है ना, होलो होता तो सिर्फ रिंग की तरह बात करते, तो mr²/2 इसके अबाउट हो गया। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, mr है ये भी, भाई ये डिस्टेंस कितना है r। तो हमने क्या पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम के, कि जो मेन एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस है r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m, तो प्लस mr²। तो उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, जो सेंटर वाली एक्सिस है वो है mr²/2, प्लस में एक mr² और आ जाएगा, तो mr²/2 प्लस mr² कितना हो जाएगा हमारे पास, 3mr²/2, यानी 1.5 mr²। तो 3/2 mr² है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल किए थे, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो अगर पेपर में आ भी जाए तो कोई इशू रहेगा नहीं।
तो हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने सोल्व किए हुए हैं, मतलब सर ने भी करवाए हैं और कुछ टाइप तो मेरे वाले से भी आया हुआ है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये अभी एक ही पेपर की बात हो रही है, हमने डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स को तो अभी उठाया नहीं, इसके अंदर भी हमारा बहुत सारा पोर्शन कवर हो रहा है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो हमें ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने यूज किया है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अलावा हमने यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, आइए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, अभी जैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें तो आ गया हमारे पास क्या आंसर, 3/2 mr स्क्वायर, तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं, हालांकि इसमें 7/5 वाला ऑप्शन नहीं है। ये बात कर रहा है, जरूरी नहीं है, अभी इस क्वेश्चन में तो मैच हो गया, कई बार इस क्वेश्चन में आंसर मैच ही ना होता, क्यों ना होता, अब वो देखने वाली बात है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है हम इस एक्सिस पे ही ऐसे पड़ा होता तो हम टेंजेंट की ऊपर बात कर लेते, ये भी तो सरफेस से जा रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना। ठीक है, सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट ऐसे, तो क्या होगा सर, उस केस में आप इसके अबाउट ले लेते अगेन। ठीक है, दोनों एक्सिस के अबाउट आप ले सकते थे, जिस हिसाब से आपको करना है। ठीक, कोई भी इशू रहे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3/2 mr करना था, क्योंकि हमारे पास इसका कोई वो भी नहीं था, कोई हमें मेंशन नहीं था, क्योंकि पैरेलल की बात कर रखी है ना इसने एक्सिस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस पे देख देंगे हम। पैरेलल कैसे, इसने साफ साफ बोला है सॉलिड सिलेंडर है सर, उसी की पर्टिकुलर एक्सिस ली है हमने, तो उस एक्सिस के अबाउट उसके बिल्कुल एक पैरेलल लाइन खींची है उसने, स्पेशली बोला लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले ली, अब वो आर डिस्टेंस पे लिया हमने बस, और कुछ नहीं। टेंजेंट अब आप ड्रॉ कर दो तो आप टेंजेंट से भी कर सकते हो, उसको परपेंडिकुलर एक्सिस से भी सोल्व कर सकते हो आप, तो आपके ऊपर है आप कैसे सोल्व करते हो, और लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 3/2 इसका आंसर। चलिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये क्या होती है, अगर ये तो खुद इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये थोड़ा आगे पीछे से आ भी सकते हो और आपको दिमाग में भी रहनी चाहिए। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम करती है और एमिट भी करती है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं कि गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसी वजह से है ना। तो मैक्सिमम एमिशन होता है इसका, मैक्सिमम एमिसिव पावर होती है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो यूनिटी ही होती है। ठीक है, याद रखना 1, तो यूनिटी आएगा इसका आंसर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन हुज एमिसिव पावर इज 1। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है इससे, तो आपको बताना है इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या है सिस्टम का। बहुत आसान, कैसे करोगे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फाइंड आउट। अब एम्पलीट्यूड को दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, अभी चल दोनों से निकाल देते हैं, एक तो बड़े वाले तरीके से निकालते हैं, एक यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना शायद। हाँ, तो एक तो इन्होंने ऐसे निकाला हुआ है, ये तो टाइम पीरियड निकाल दिया इसने, क्या निकाला है, टाइम पीरियड। अब इसका आंसर तो 0.314 है, क्या आपको दिख रहा है, इसके अंदर नहीं जाना हमें, हम इसको देखते हैं। सिंपल पेंडुलम है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ए की जगह क्या होता है ना, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन सॉरी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दो, या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दो। तो ए की जगह क्या है, ए ही तो एम्पलीट्यूड होता है, इसको कंपेयर कर रहे हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो आप देखो ए की जगह क्या है, 10 है। ठीक है, ए की जगह क्या है, 10 है। टेंशन इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें मतलब टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, कि ए की जगह हमने देखना है, बस एम्पलीट्यूड हमारा जहाँ है वहां पर हमने पुट कर दिया, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अभी उसमें तरीका है नहीं, आप इसको ऐसे 20 टी को कर सकते हो, अगर आपको टाइम गिवन है तो आप 20 टी को ओमेगा टी लिख दो, ओमेगा आपका वैसे भी क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, तो ओमेगा की समय भी कर सकते हो आप, और हमारे जैसे जैसे हम यहाँ पे के की फॉर्म में भी कर सकते हो, 2 पाई की फॉर्म में, है ना, ओमेगा के टी, अभी तो आपने इक्वेशन देखनी है, बस कंपेयर करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो आया था, ये एक्चुअल में क्या आया था, ये एक पेस्ट हो गया गलती से, बट इसका मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसा था। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसके अंदर ना एक इक्वेशन दे रखी थी हमें कुछ भी, उस इक्वेशन से हमने क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे को आपको दिख भी जाता है लास्ट में, तो विल डिस्कस इट, अगर यहाँ पर क्वेश्चन है ये तो, आई थिंक नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है हमारे अंदर ये, तो इसके क्वेश्चन में कैसे आएगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, ऐसी कोई भी इक्वेशन दे दिया, हम कर लेते हैं इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी। तो मान लो ये इक्वेशन है, अब इसके अंदर क्या होता है, हमें वही ऐसा बोल दिया कि y है 5
साइन 2t प्लस हमारे पास कुछ भी बोल दो, इसी के अंदर वाला एग्जांपल ले लो। हाँ, ओमेगा हो गया, 2 पाई हो गया। हाँ, तो 20 लिख देते हैं, और टी की जगह लिख लेते हैं यहाँ 20t प्लस के एक्स, ऐसा इक्वेशन है मान लो, और 5 भी लिख दो। इस इक्वेशन के अंदर मान लो सेम इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई बताओ हमारा क्या वैल्यू आएगी ओमेगा की, कैसे बताओगे? ऑब्वियस है सर, बहुत आसान है। इस इक्वेशन में क्या मैं ओमेगा की वैल्यू नहीं बता सकता क्या? देखो भाई, इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो ए की जगह क्या है 5, तो एम्पलीट्यूड तो कवर है भाई, 5 हो गया। अच्छा सर, ओमेगा की जगह क्या है 20, तो इसने यही तो पूछा था ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20। हाँ, अब ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब ओमेगा तो 20 है तर, पर फ्रीक्वेंसी नहीं पता हमें कितनी है। तो मैं फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी हमारी कुछ नहीं होती बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओमेगा, लेकिन यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो पूछता है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने पास रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है 2 पाई बाय टी। इसने पूछे लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लीनियर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 1/t, तो 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ। तो यहाँ पर ओमेगा तो गिवन है 20 इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 से 10 गया 20 पे, तो 10/पाई इज इक्वल टू हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछा हुआ है ना, वैसे उसी फॉर्म में। अब 10/पाई कर दो, ये जैसे यहाँ पे कर दिया है ना, पाई की वैल्यू पुट कर देना, आपके ऊपर है आप कैसे सोल्व करते हो इसको। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, इन्होंने वैल्यूज कुछ और ले सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी को आपने क्या लिखा देखो, ये इसका पे काट देते हैं, तो 10/3.4 वो क्या होता है 10/पाई, यही वैल्यू, ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, इसीलिए मैंने एग्जैक्ट एग्जांपल लिया, कि क्वेश्चन उसका डिलीट हो गया था बट हमने लिख लिया यहाँ पर इक्वेशन। मैं आपको दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन मान लो ऐसे लिखी हुई है 5 sin 20t प्लस 5x। ठीक, तो हमें तो पूछ रखा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी बता नहीं सकता। लीनियर फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एफ से, एफ होता है 1/t, लेकिन 1/t तो नहीं पता, बट मेरे को ओमेगा पता है, ओमेगा का भी तो मेरे को फॉर्मूला पता है 2 बाई टी। तो 1/t की जगह यहाँ से मैंने क्या लिख दिया भाई फ्रीक्वेंसी। तो अब नया फॉर्मूला भी याद कर लो ओमेगा का, वो आपको याद होगा वैसे 2 पाई एफ, एफ की जगह मैंने क्या लिखा 1/t। अब टू ओमेगा की जगह लिखा 20, 2 पाई की जगह 2 पाई, एफ की जगह पता नहीं, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आ रही है, एफ तो निकालना ही है, तो कैसे बता सकते हैं 10/पाई हमारे पास एफ आ गया। और अब अगर टाइम पीरियड निकालना हो भाई, अगर एफ हमारे पास 10/पाई है तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड तो क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा पाई/10। तो अगर एक 10/3.14 है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, तो पाई दूसरा क्या है 3.14/10। तो बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन दे रखी होगी, आपको कोई भी इक्वेशन मिल सकती है, जरूरी नहीं है यही, इसीलिए हमने एग्जांपल ले लिया, ये वाला क्वेश्चन तो हम कर ही लिया, खुद से ही बन सकता है इक्वेशन क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड द पार्टिकल वेलोसिटी इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल, ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और एक हमारे पास आएगा ट्रांसवर्सल, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल। मैं आपका हिंट दे देता हूँ कैसे। देखो लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर हमारे पास क्या रहता है, पार्टिकल, पार्टिकल भी आगे ट्रेवल करता है, और वेव वेलोसिटी, वेव भी आगे प्रोपेगेट करती है, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा एंगल क्या होगा, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। इससे ज्यादा हिंट इसका मिल नहीं सकता, इसी हिंट से आंसर निकल रहा है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल तो हमारा ऐसे ऐसे मान लो वाइब्रेट कर रहा है, और वेव आगे चल रही है, यानी जो पार्टिकल हैं वो ओसिलेट करते हैं कैसे, परपेंडिकुलरली, आंसर भी दे दिया मैंने, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव है सर, साउंड वेव में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं सर, आगे की तरफ, है ना, और वेव भी कहाँ चल रही है आगे की तरफ, दोनों का एंगल सेम मतलब पैरेलल हो गए, तो एंगल क्या होगा, इससे ज्यादा आंसर का हिंट मिल ही नहीं सकता, इसका तो मैंने आंसर भी दे दिया। तो ट्रांस, ये जरूरी नहीं है लॉन्गिट्यूडनल में आया आपका आंसर, क्वेश्चन में क्या भी पूछ सकता है, और लॉन्ग ट्रांसवर्सल भी पूछ सकता है, तो दोनों ध्यान से पढ़ के आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और फ्री का नंबर दिख जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोकस, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर आपने पढ़ लिया होगा, प्लेन मिरर तो बहुत आसान चीज है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कैसे पता चलेगा? फोकल लेंथ प्लेन मिरर की भाई हमेशा क्या रहेगी? इनफाइनाइट रहेगी। क्यों रहेगी इनफाइनाइट? ये भी बात बात है। आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लेन मिरर से अगर मैं एक पैरेलल रे फेंक रहा हूँ तो वो कहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी सर। कहाँ लगता है कि इन्फिनिटी में मिलेगी, इसीलिए वहां पर इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए। फोकस ऑफ द प्लेन मिरर लाइज इनफाइनाइट। ये गेट कैसा है सर? ये गेट कॉम्बिनेशन है सर। किसका कॉम्बिनेशन है सर? ये तो हमारे पास हो जाता है और गेट, आपको याद हो तो। और इसके आगे ये ऐसे अगर सर्कल लग जाता है हमारे पास तो ये कौन सा गेट बन जाता है? और प्लस और तो है ही, साथ में नोट भी आ जाएगा, तो नोट प्लस और कौन सा गेट हो जाएगा हमारे पास? नोर गेट हो जाएगा, सिंपल। ये तो हमारे पास नोर गेट का फॉर्मूला। ऐसा यहाँ पे आपसे नैंड गेट भी पूछ सकता है। नैंड गेट मान लो ऐसा बनता है सर, है ना? ऐसा कुछ बने तो एंड प्लस में और का, एंड प्लस में नोट का, एंड प्लस में नोट का हो जाएगा तो वो नैंड हो जाएगा। तो इसके अंदर तो कुछ खास था नहीं बताने वाला, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। तो ये नैंड हो जाएगा और वहां पर नोर है। इसकी ट्रूथ टेबल बहुत आसान है, आई थिंक आप कर चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो। कोहेरेंस लेंथ ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं है। पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट भी हम। कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, कोहेरेंट टाइम क्या होता है? वैसे तो आप इसको सिंपल भी याद कर सकते हो सर, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से करना चाहो तो वहां से कर दो। जैसे देखो, लेंथ अपॉन में वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे कोहेरेंस है लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है, बट उस फॉर्मूले से निकल जाए। अब कोहेरेंस वेलोसिटी कितनी है? c है। डिस्टेंस कितना है? l है। टाइम कितना है? t है सर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी या टाइम कितना हो जाएगा? l बाई सी। सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ये अभी के लिए है, ये पूरी तरीके से इसको हम दिमाग में नहीं रखें, क्योंकि अब इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन वी विल डू इट। ठीक है, तो एल बाई सी इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक जितना हमने किया उसमें से देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी भी थे और एक दो क्वेश्चन आसान भी थे, बट बाकी जितने भी लगभग क्वेश्चंस थे जो हमने करा हुआ है सिलेबस उसके अंदर से आया। तो अभी तक बहुत बहुत सारा सिलेबस का पार्ट कवर हो चुका है, चाहे वो सर ने किया हो, चाहे हमने किया हो, कैसे भी किया हो। तो लेकिन बहुत सारा पार्ट फिजिक्स का कवर हो चुका है। ये एक ही पेपर है, फिर भी इस पेपर में अगर कुछ रह जाए तो प्लीज लेट मी नो। हमने जो बिल्कुल एक्सक्लूड हुआ है, जिसको हमें बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे क्योंकि हमने उसका कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया था अभी, तो उस क्वेश्चन को हमने अभी एक्सक्लूड किया है। फिर भी कुछ आपको लगता है कि पूछना है या कोई क्वेश्चन, स्पेशली वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन, एल इंटू वन माइनस कोस थीटा वाला, उसमें कोई डाउट आए तो जरूर पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।